नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का काम। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा लिस्ट में नाम नहीं होने पर फिलहाल किसी के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई। विपक्ष ने कही लाखों लोगों की नागरिकता खतरे में होने की बात। राज्यसभा में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मसले पर विपक्ष का अवरोध। सभापति एम वेंकैया नायडू की तरफ से चर्चा की अनुमति के बावजूद नहीं चल सका शून्यकाल और प्रश्नकाल। लगातार गतिरोध के चलते सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक को लोकसभा की मंजूरी। सभी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों में सुनिश्चित होगा न्यूनतम मानदंड और बुनियादी सुविधाएं। आयुर्वेद यूनानी चिकित्सा पद्धतियों पर अलग से विधेयक लाएगी सरकार। ताज ट्रेपीजियम जोन की देखरेख के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संयुक्त सचिव और आगरा डिवीजन के कमिश्नर जिम्मेदार। ताजमहल के संरक्षण पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक के जिम्मे धरोहर की देखरेख। इमरान खान 11 अगस्त को लेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ। रेडियो पाकिस्तान ने दी जानकारी। समर्थन के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की छोटे दलों और निर्दलियों से बातचीत जारी। धांधली के आरोपों के खिलाफ साथ मिलकर काम करेंगे PMLN और PPP। असम में NRC यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के दूसरे और अंतिम मसौदे को आज कड़ी सुरक्षा के बीच जारी कर दिया गया। रजिस्टर में 2,89,00,000 लोगों के नाम हैं, जबकि यहां रह रहे 40 लाख लोगों के नाम इस सूची में नहीं हैं। मसौदे के संबंध में दावा और आपत्ति करने की प्रक्रिया 30 अगस्त से शुरू होगी, जो 28 सितंबर तक चलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि NRC की फाइनल लिस्ट 31 दिसंबर तक जारी की जाएगी। असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC का दूसरा और आखिरी ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। 3,29,91,384 लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से 2,89,83,677 लोगों को नागरिकता के लिए योग्य पाया गया है, जबकि यहां रह रहे करीब 40 लाख लोगों का नाम इस सूची में नहीं है। रजिस्ट्रार जनरल शैलेश के मुताबिक ये केवल मसौदा है, फाइनल लिस्ट नहीं है। जिन लोगों को शामिल नहीं किया गया वो आपत्ति और दावा दर्ज कर सकते हैं। किसी भी कारण से डॉक्यूमेंट हो या उनके पर्टिकुलर्स में कोई कमी रह गई हो, हम उसका संज्ञान लेंगे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के दौरान। और इसी आश्वासन से मैं कहना चाहूँगा कि आप धैर्य बनाए रखिए। हम हर भारतीय नागरिक को पूर्ण तौर से अपॉर्चुनिटी देने के बाद ही फाइनल NRC निकालेंगे। NRC का मसौदा जारी होने के साथ ही असम के सभी 33 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। लोग NRC की वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं। साथ ही असम के लोग टोल फ्री नंबर 15107 और असम के बाहर के लोग 180034536762 पर फोन कर 21 नंबरों वाला ARN देकर अपना स्टेटस जान सकते हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। Assam is a very peaceful state and we are confident that all sections of society will come forward to maintain the peace and tranquility for all the time to come, and whatever Supreme Court will pass on the direction to us, will sincerely follow it, observe it. हालांकि राज्य के विपक्षी दलों ने NRC में 40 लाख लोगों के नाम नहीं होने पर हैरानी जताई है। We came to know that many officials, they were with a preoccupied mind. They have rejected the names, the applications on flimsy grounds. So that's why this figure has come to a such large number. जिन लोगों के नाम NRC में शामिल हैं, वो इस पर खुशी जता रहे हैं।
हाँ देखा है, अच्छा लगा देख के। एनआरसी में हमारा फैमिली का नाम आ गया है, हमारा हस्बैंड का, हमारा बच्चा का नाम आ गया अभी। एनआरसी का पहला मसौदा 1 जनवरी 2018 को प्रकाशित किया गया था। तब 1.9 करोड़ लोगों के नाम को इसमें शामिल किया गया था। दूसरे और आखिरी मसौदे में उन सभी भारतीय नागरिकों को शामिल किया गया है जो राज्य में 25 मार्च 1971 के पहले से निवास करते थे। असम पहला राज्य बन गया है जहां 1951 के बाद एनआरसी को अपडेट किया गया है। एनआरसी बनाने का काम दिसंबर 2013 में शुरू हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का काम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है। उन्होंने आज लोकसभा में कहा कि रजिस्टर बनाने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि असम में लाखों लोगों की नागरिकता खतरे में है। मैं सदन के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के मुद्दे पर लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में नाम नहीं होने के बावजूद फिलहाल किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिनका नाम रजिस्टर में नहीं है वो ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हायर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का डिस्पोजल होगा। पहले तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद भी कोई संतुष्ट नहीं होता है तो उसके लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाने का अवसर रहेगा अध्यक्ष महोदय। और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं तो न्याय मिलेगा ही। इसलिए इस मुद्दे को लेकर अनावश्यक किसी प्रकार की पैनिक क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे पहले लोकसभा में शून्यकाल के दौरान असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का मुद्दा उठा। टीएमसी सांसद सौगत राय ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया और चर्चा की मांग की। इसके अलावा कई सांसदों ने भी इस मसले पर सरकार से स्थिति साफ करने की बात कही। This thing is happening only in Assam. Where about the other states? So this is matter to be taken very urgently. Question of more than 40 lakhs and 7,760 people are concerned. So I think government will take it up with all priority and give relief to them. इससे क्या होगा, बहुत से लोगों को डिलीट किया गया और इसमें ये भी है कि वो पर्पसली डिलीट किया गया है। ये भी एक उसमें ठीक है, आप हो रहा है। नहीं, एक मिनट मैडम, अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिवीजन आप करने जा रहे हैं। ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और आसाम में पिछले कई महीनों से स्थिति बिगड़ नहीं जाए इसके लिए सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। और सबसे पहला तो मैं ये कहूंगा कि धर्म आधारित नागरिकता का सवाल या भाषा आधारित नागरिकता का सवाल लेकर के हम ऐसे छेड़खानी करेंगे तो बहुत फ्रेजाइल यूनिटी वहाँ पे। हमारी नागरिकता का प्रश्न है मैडम और मानवाधिकार का मुद्दा है। ऐसे मामले में सरकार को गंभीरता से कोई ऐसा अनहोनी घटना नहीं होना चाहिए कि जो यहाँ 40 साल से लोग हैं, 50 साल से हैं, 60 साल से हैं, उनके नागरिकता पर हमला नहीं होना चाहिए। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का दूसरा और अंतिम प्रारूप कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को जारी हुआ। आवेदक एनआरसी केंद्रों पर जाकर अपना नाम, पता और फोटो देख सकते हैं। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और राज्यसभा में आज असम के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अंतिम मसौदे का मुद्दा जब गूंजा तो उस पर अवरोध दिखाई दिया। टीएमसी सांसदों ने इसे उठाते हुए चर्चा की मांग की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वो चर्चा को तैयार हैं और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी सदन में बुला लिया। लेकिन टीएमसी सदस्य नियम 267 के तहत चर्चा की मांग पर अड़े रहे। टीएमसी की मांग का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने भी समर्थन किया। सदन की कार्रवाई दिन में 3 बार स्थगित करनी पड़ी। लंच के बाद भी अवरोध जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। Papers to be laid on the table. Dr. Harshvardhan. राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान पत्र और रिपोर्ट रखे जाने के औपचारिक कामकाज के बाद ही तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने असम में जारी एनआरसी के मसौदे पर चर्चा की मांग की। समाजवादी पार्टी के सदस्य और कुछ कांग्रेस सदस्यों ने भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं और इसी वजह से गृह मंत्री राजनाथ सिंह से सदन में आने की अपील की थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह उस वक्त सदन में मौजूद भी थे। Some members met me just now. They wanted to discuss about national register publication, and I myself have requested the Home Minister to come. I am ready for discussion. I want the Home Minister to respond. I want the Home Minister to respond. I am for discussion. What is it you want? सभापति की अपील के बाद भी अवरोध जारी रहा।
इसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। House is adjourned to meet at 12 noon. दोपहर 12 बजे प्रश्नकाल के दौरान भी हालात में कोई बदलाव नहीं दिखा। इसके बाद सभापति को सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। House is adjourned to meet at 2 p.m. लंच अवकाश के बाद दोपहर 2 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति ने सदस्यों से अपनी सीट पर जाने की अपील की। Whatever I have to say, I said in the morning. I have decided to allow in the 0 hour. I told the honourable members. Then I myself took initiative, called the Home Minister. Home Minister all the way came to the house. Neither the members were willing to say anything or allow the house to function. You can't expect me to do Marcus. इसके बावजूद भी अवरोध जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। I am adjourning the house to meet after 10 minutes. जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो तृणमूल कांग्रेस के सदस्य डेरेक ओब्रायन ने नियम 267 के तहत इस मसले पर चर्चा की मांग की। Political issue, sir. It's a question of human rights. It's a humanitarian issue. It's a national issue. Indian citizens, sir. We need to look after Indian citizens. सभापति एम वेंकैया नायडू ने डेरेक ओब्रायन को आश्वासन दिया कि मंगलवार को सदन की कार्यवाही की शुरुआत में ही उन्हें मौका दिया जाएगा। सभापति के आश्वासन के बावजूद भी सदन में अवरोध नहीं थमा। इसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। The house is adjourned to meet tomorrow at 11 a.m. पंचानन मिश्रा के साथ प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस ने इसे गंभीर मसला बताते हुए तत्काल बातचीत की मांग की है। वहीं टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया है। एक सर्वदलीय बैठक सरकार को तुरंत बुलानी चाहिए, बिना विलंब के। बेहतर होगा कल ही केंद्र सरकार उस पर सर्वदलीय बैठक बुलाए और बातचीत करे, ताकि सबको सही परिस्थिति से अवगत कराया जा सके। I have shown you the paper. They have the Aadhaar card, they have the bank statement, they have the bank account, they have the identity card, and they are staying there more than 50 years also, so many people. So do you think that only for vote politics the humanity will be isolated and the human being will be isolated? लोकसभा ने सोमवार को होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी। विधेयक में केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की जगह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रावधान है। इससे होम्योपैथी शिक्षा में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। चर्चा का जवाब देते हुए आयुष मंत्री श्रीपाद नायक ने बताया कि होम्योपैथी संस्थानों में अनियमितता को खत्म करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि आयुष चिकित्सा पद्धतियों के लिए भी सरकार जल्द ही एक व्यापक विधेयक लाएगी। होम्योपैथी के सेंट्रल काउंसिल के बारे में जो बिल था मैंने वो क्लियर कर दिया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो बिल है उसके बारे में उसको प्रोसीड करने हम निश्चित तौर से आगे जाएंगे। और होम्योपैथी को सक्षम करने के लिए ये रूल से और अच्छी तरह से चलने के लिए आयुष मंत्रालय हर रोज अपने प्रयास जारी रखेंगे। इससे पहले चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने अपनी बात रखी। होम्योपैथिक में भी जो एमबीबीएस के बराबर सब्जेक्ट होते हैं उसी के बराबर सब्जेक्ट्स होते हैं। एनाटॉमी से लीजिए फिजियोलॉजी, गायनी ऑफ, पीएसएम, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, सब चीजें, ईएनटी, ऑप्थेल्मो, गायनी, सब सब्जेक्ट्स होते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर्स की योग्यता में, उनके काम में, उनकी सेवा में आप भरोसा कीजिए। When the Ayush system is in such a grave situation, it is surprising that this government is proposed a national commission bill to replace the Medical Council of India, which permits the alternative medicine practitioners to practice with modern medicine through bridge course. जिस दिन से ये सरकार आई है, नाम बदलने पे और काम बदलने पे लगी हुई है। प्लानिंग कमीशन का नीति आयोग, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को तोड़ मरोड़ के सारे देश के अंदर हड़ताल हो रही है, लेकिन नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल लेके आएंगे और इन्हीं होम्योपैथ और वैद्य को वहां पर डॉक्टर बना करके भेज देंगे। As per the minimum standard requirements regulation 2013, delay in issuing letter of permits to homeopathy colleges this year has jeopardized the chances of admission of the eligible candidates of the NEET examination to undergraduate courses in homeopathy colleges over the country. लोकसभा ने आज आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी। इसमें बलात्कार से जुड़े मामलों में सख्ती का प्रावधान है।
सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान इसमें शामिल है। So when the whole country, the sentiment of the country is that government must take stringent steps to ensure that the punishment to the crimes of such a heinous nature has to be very, very stringent, very strong, and the government must rise to the occasion. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। देखिए देश देशांतर मेरे साथ रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पच्चीकारी सफेद संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की जादूगरी, लातिनी भाषा में कहें तो पीट्रा ड्यूरा। ताजमहल, सिकंदरा, एतमादुद्दौला और आगरा के लाल किले में है अद्भुत नमूने। ईरान और एशिया से आए कारीगरों का हुनर जिसे अपनाया भारतीय कारीगरों ने और दिए एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल। लंबे समय से आपकी मांग रही है कि कला, साहित्य, संगीत, नृत्य और सिनेमा की सांस्कृतिक हलचलें आप तक हिंदी में भी पहुंचें। राज्यसभा टीवी पर अब हम आपको परिचित कराएंगे संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता के सभी कला रूपों से हर सप्ताह हिंदी में भी। आपकी सांस्कृतिक डायरी, कला, साहित्य, सिनेमा, संगीत और नृत्य का झरोखा सब रंग जल्द आ रहा है सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत ने पिछले 7 दशकों में तेजी से प्रगति की है। उन्होंने कहा कि देश ने सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा और सबको साक्षर बनाने की कोशिश की है। उपराष्ट्रपति ने स्कूलों को सक्रिय और जीवंत संस्थानों में बदलने की हिदायत दी। उपराष्ट्रपति ने ये बातें नेहरू और टैगोर साक्षरता पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान ये बातें कही। उपराष्ट्रपति ने साक्षरता और शिक्षा में लैंगिक अंतर खत्म करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा में 16.3% का लैंगिक अंतर अब भी बना हुआ है। We have to recognize that there is a persistent gender gap of 16.3%. That is another challenge. Clearly, we have to focus much more sharply on women's literacy and gender gaps in literacy and education. There is a saying, if you educate a person, you are educating a man, that's all, individual. If you educate a woman, we are educating a family. ताज ट्रेपीजियम जोन के रखरखाव और संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव और आगरा डिवीजन के आयुक्त जिम्मेदार हैं। केंद्रीय सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी। वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने बताया कि ताजमहल के भीतर कब्र के रखरखाव के लिए उसके महानिदेशक जिम्मेदार हैं। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन अधिकारियों के नाम बताने को कहा था जो ताजमहल के संरक्षण के लिए जवाबदेह हैं। ASI ने बताया कि ताजमहल पर उसने यूनेस्को को 2013 में योजना सौंपी थी। इस पर कोर्ट ने कहा था कि ताजमहल को लेकर हमारी चिंताएं यूनेस्को की चिंताओं से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। मणिपुर में कथित फर्जी मुठभेड़ के मामले में आज CBI निदेशक आलोक कुमार वर्मा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 2 FIR दर्ज की गई हैं। साथ ही 31 अगस्त तक 5 और फाइनल रिपोर्ट पेश की जाएंगी। मामलों की जांच में लंबा वक्त लगने से नाखुश सुप्रीम कोर्ट ने CBI निदेशक को पेश होने को कहा था। एजेंसी के निदेशक ने बताया कि 14 लोगों को हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने के आरोप में चार्जशीट किया गया है। हालांकि इन लोगों की गिरफ्तारी का फैसला कोर्ट ने CBI निदेशक पर छोड़ दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कथित फर्जी मुठभेड़ के 1528 मामलों की
एसआईटी से जांच और एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन की याचिका खारिज कर दी है। गैर कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज मामले में कोर्ट ने दोनों से मुकदमे का सामना करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मारन ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। मद्रास हाई कोर्ट ने 25 जुलाई को मारन बंधुओं को बरी करने के सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था। दयानिधि मारन पर साल 2004 से 2006 के बीच दूरसंचार मंत्री रहते हुए चेन्नई में अपने घर पर अवैध टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का आरोप है कि इससे कलानिधि मारन के सन टीवी को फायदा पहुंचाया गया। रेलवे टेंडर घोटाला मामले में आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और लालू के बेटे तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी हुआ है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष बेंच ने सभी आरोपियों को 31 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया है। सीबीआई ने इसी साल 16 अप्रैल को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और पत्नी सरला गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। सीबीआई ने कोर्ट में दावा किया था कि उसके पास सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इससे पहले सीबीआई ने रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य बीके अग्रवाल पर मुकदमा चलाने को लेकर कोर्ट को जानकारी दी थी। कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों से मंजूरी मिल गई है। सीबीआई का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के तरफ से संचालित 2 होटलों के रखरखाव का काम उनके करीबियों को दिया गया और इसके बदले लालू यादव के परिवार को पटना के पौष इलाके में 3 एकड़ जमीन बहुत ही कम दामों पर दी गई। इस मामले में सीबीआई और आयकर विभाग ने पिछले साल कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। पंजाब नेशनल बैंक वित्तीय धोखाधड़ी मामले में भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को वापस भारत लाने के लिए सरकार ने कोशिशें तेज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय ने एंटीगुआ सरकार से चोकसी को हिरासत में लेने और देश से बाहर निकलने से रोकने का अनुरोध किया है। इस बीच गृह मंत्रालय ने चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए कागजात तैयार करने भी शुरू कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जैसे ही प्रत्यर्पण से जुड़े कागजात मिलेंगे उसे एंटीगुआ सरकार के सामने पेश किया जाएगा। इस बीच आज एंटीगुआ में भारतीय उच्चायुक्त वहां की सरकार के अधिकारियों से मिलकर इस मामले से जुड़ी जानकारियां देंगे। मेहुल चोकसी का पासपोर्ट इस साल फरवरी में रद्द कर दिया गया था, लेकिन इसके पहले ही वो एंटीगुआ का नागरिक बन गया था। मेहुल चोकसी भारत में अरबों रुपए के बैंक घोटाले का आरोपी है। हालांकि एंटीगुआ के विदेश मंत्री ने कहा कि मेहुल चोकसी को जब एंटीगुआ की नागरिकता दी गई थी तो उस पर लगे आरोपों की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि एंटीगुआ मेहुल के खिलाफ प्रत्यर्पण अनुरोध आने पर विचार करेगा। पाकिस्तान में इमरान खान 11 अगस्त को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। रेडियो पाकिस्तान ने आज ये खबर दी है। इमरान खान की पार्टी को नेशनल असेंबली में सबसे ज़्यादा 116 सीटें मिली हैं। हालांकि सामान्य बहुमत से उनकी पार्टी 22 सीट दूर है। तहरीक इंसाफ ने कल ऐलान किया था कि वो बहुमत के लिए छोटे दलों और निर्दलियों से बात कर रहे हैं। इस बीच चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाले 2 बड़े दलों PMLN और PPP ने मिलकर रणनीति बनाने का ऐलान किया है। इन दलों की रविवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। इन दलों ने ऐलान किया कि अगर तहरीक इंसाफ सरकार बनाती है तो मिलकर इस सरकार को घेरा जाएगा। PMLN को 64 और PPP को 43 सीटें मिली हैं। PMLN ने चुनाव में धांधली की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने की कोशिशों में भारत अमेरिका का अहम साझेदार है। भारत के बारे में अमेरिका के शीर्ष राजनयिक ब्रायन हुक ने यह टिप्पणी की है। ब्रायन हुक अमेरिकी विदेश मंत्रालय में नीतिगत मामलों के वरिष्ठ सलाहकार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब समूचे क्षेत्र के विकास और आर्थिक सहयोग को लेकर जाने वाली कोशिशों के बारे में अमेरिका की तरफ से घोषणा की जानी है। हुक ने कहा कि भारत और अमेरिका न सिर्फ द्विपक्षीय ढंग से काम कर रहे हैं बल्कि इस मसले पर दोनों देश समान सोच रखने वाले साझेदारों के साथ सहयोग भी कर रहे हैं, जिनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल हैं। ब्रायन हुक ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका दुनिया के 2 सबसे पुराने और बड़े लोकतंत्र हैं और इसी नाते दोनों देश स्थायी हित और मूल्यों को साझा करते हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर असहमतियां सामने आई हैं। ऐसे में ट्रंप प्रशासन की तरफ से आए इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश की वजह से हुई अलग अलग घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हुए हैं।
सरकारी अधिकारियों के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में ऐसी घटनाओं में मरने वालों की संख्या 80 पहुंच गई है, जबकि घायलों की संख्या भी 80 से ज्यादा है। प्रदेश में बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित इलाकों का दौरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही पुराने और कमजोर मकानों को खाली करने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री ने बारिश से प्रभावित लोगों को आर्थिक और मेडिकल सुविधा मुहैया कराने के निर्देश भी दिए हैं। और अब एक नजर देश भर में मौसम और मॉनसून के हाल पर। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।